नमस्कार दर्शकों, जब भी शौर्य और बलिदान का जिक्र होगा तो भारत के वीर जवानों का नाम जुबां पर जरूर आएगा। जी हाँ, एक मुलाकात क्रम के तहत आज हमने अपने कार्यक्रम में ऐसे ही एक वीर योद्धा को आमंत्रित किया है। आप हैं मेजर नीतीश कुमार, जिन्हें इनकी बहादुरी और वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया है। मेजर नीतीश कुमार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, सेना की ओर आप कैसे आकर्षित हुए? मैं कहूँगा कि ये मेरी डेस्टिनी थी, जो कि प्री डेस्टिन्ड थी। बिकॉज मैं बिहार से हूँ और मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढूं, और उनको पता चला कि सैनिक स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल होता है। और फिर वहाँ पे एडमिशन टेस्ट के बाद फिर मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन किया। एंड फिर वहाँ अपने प्रिंसिपल, हेडमास्टर, रजिस्ट्रार और बाकी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको देख के बहुत प्रभावित हुआ, उनके पर्सनालिटी को देख के और उनके काम करने के तरीक़ों को देख के, उनके वार व्यवहार से और वहाँ के डिसिप्लिन के कारण फिर मुझे भी ये मन बना कि मैं ज़रूर ही मैं फ़ौज में ही जाऊँगा और फ़ौज ही ज्वाइन करना है मुझे। और इसीलिए आपने इस पेशे को चुना? जरूर। अब जानना चाहेंगे कि आप रहने वाले, जैसे कि आपने कहा, आप बिहार से संबंधित हैं। जी। अंडमान में आए हुए आपको कितने दिन हो गए? मुझे अंडमान में आए हुए अभी 1 साल हो गए हैं। और मैं ओरिजिनली बिहार शेखपुरा से हूँ और अभी मेरी फैमिली लखनऊ में, यूपी में सेटल्ड है। कैसा लग रहा है आपको अंडमान में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंडमान आके। और अंडमान आके ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सिटी में भी हूँ और एक शांत वातावरण में भी हूँ, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में रहने के कारण यहाँ पे एक सिटी का गर्मो गर्मी भी है, हसल बसल भी है। और जब हम पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा ही दूर जाते हैं, या फिर मरीना ही ले लीजिए या कॉर्विन्स कोव ले लीजिए, तो वहाँ एक दूसरे तरह की शांति है, एकांत वातावरण है। सो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों से जब मिलते हैं, बात करते हैं डेली के एक्टिविटीज़ के दौरान, तो उस समय ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन सबकी प्रेरणा एक ही जी। यहाँ की एक ही प्रेरणा बन गई है, एकता है सब में। जैसे आपने कहा कि आप बिहार के गांव से संबंधित हैं, वहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ के लोगों को? जैसे कि मैं बिहार शेखपुरा से हूँ, मेरे फादर जुडिशल सर्विसेज में थे, सो मैं कभी एक जगह रुका नहीं बाहर में, और मेरी पढ़ाई जगह जगह पे होती रही है। तो मैं बिहार के बारे में ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी बिहार के काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके सेटल्ड हुए हैं। बिहार से झारखंड अलग हो गया था और फिर झारखंड से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आके सेटल्ड हैं, रटलैंड में और भी कई जगह पे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी हो, कहीं से भी, जो यहाँ पे अंडमान में आके सेटल्ड हुआ हो, चाहे वो बिहार से, हमें ये कोशिश करना होगा और ये जानना होगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और हमें यहाँ की एकता के लिए, यहाँ की संप्रभुता के लिए और अब यहाँ क्या बन के रहना है और यहाँ के हिसाब से काम करना है। सेना में आपकी शुरुआती पोस्टिंग कहाँ पे हुई और अब तक का जो सफ़र रहा है, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, 4 साल की ट्रेनिंग होने के बाद मैं 2011 जून में कमीशन हुआ था। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में थी, असम में, और असम और अरुणाचल में भी मैं रहा अपने शुरुआती दिनों में। तो वो एक काउंटर इंसर्जेंसी एरिया था और एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया था फिर अरुणाचल। सो उस समय जो हम अपने इंस्ट्रक्टर्स को देखते थे स्कूल के दौरान में, फिर ट्रेनिंग एकेडमीज़ के दौरान में, तो जब एक्चुअली मैं आर्मी ज्वाइन किया और जब कमीशन होकर अपने यूनिट को ज्वाइन किया, तो एक्चुअली वो करने का मौका मिला, वो देखने का मौका मिला, अपने जवानों के साथ रहने का मौका मिला, उनके साथ चलने का मौका मिला ऑपरेशंस में, और एक बहुत अलग तरह की फीलिंग थी। लग रहा था जैसे कि सपना साकार हो गया है, और ये भी लग रहा था कि अभी जो हमने सीखा है ट्रेनिंग के दौरान वो तो कुछ भी नहीं था, आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। असम के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे यहाँ के जो युवा हैं खासकर? मैं ये बताऊंगा कि असम में जो सिचुएशन पहले था, अब वो सिचुएशन काफ़ी बदल गया है, काफ़ी बेहतर हो गया है। और जैसा कि हम टीवी में, न्यूज़ में देखते भी हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयास से, स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से अब असम में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है और वहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे भी जो असम के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो भी यहाँ पे काफ़ी खुश हैं और कभी भी किसी से ऐसा बात करके नहीं लगता है कि वो यहाँ पे आके अपने स्टेट से कुछ कमी महसूस कर रहे हैं। हमने सुना है कि असम की वादी भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप माने तो मैं ये कहूँगा कि जैसे असम का मौसम है,
कुछ मौसम यहाँ का असम की तरह मिलता है, जैसे कि असम में भी थोड़ी ह्यूमिडिटी है, असम में भी एक शांति है, एक अलग से शांति है। शाम के समय आप देखेंगे शांत है, लोग रोड पे बाहर निकले हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। वैसे ही एक शांति यहाँ पे भी है। हो सकता है पोर्ट ब्लेयर के मेन सिटी के हार्ट में नहीं हो, बट जब हम यहाँ से थोड़ा दूर जाएं और दूसरे आउटलाइंग आइलैंड्स में जाएं तो हमें ये महसूस मिलेगा कि जैसा नॉर्थ ईस्ट में जैसा आबो हवा है, असम में जैसा है, वैसा ही ऑलमोस्ट यहाँ भी है। मेजर नितेश, बहुत से लोग सेना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो ऐसे में उनको जो सेना में उपलब्ध अवसर हैं उसके बारे में बताएं। सेना में सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर सेना में कोई ज्वाइन करता है, चाहे एज ए ऑफिसर ज्वाइन करे, चाहे एज ए जवान ज्वाइन करे, सबसे पहले तो उसको लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुवाहाटी से लेके राजस्थान, अगर माने तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा तक भी उसको सर्व करने का मौका मिलेगा। खासकर आर्मी में, नेवी एयरफोर्स में फिर भी कुछ लिमिटेशन होगा, नेवी में फिर भी लिमिटेशन होगा, बट आर्मी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। और ये करने के बावजूद तो आप अगर ये देखेंगे, आप कितने तरीके के लोगों से, कितने फेथ, कितने कल्चर में लोग जो है नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, उन सब से मिलने का मौका मिलता है, उनके कल्चर को जानने का मौका मिलता है। फिर वैसे ही अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात करें तो फौज में एडवेंचर एक्टिविटीज़ की कमी नहीं है। अपने प्रोफेशनल काम के बावजूद भी जो है बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है। फौज आपको ये मौका देता है कि हम जो भी चाहें उसके लिए हम छुट्टी ले सकते हैं, हम उसके लिए इनरोल हो सकते हैं, जो आर्मी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होता है उसके थ्रू। अगर हम फर्दर स्टडीज़ करना चाहें, किसी में मास्टर्स करना चाहें या पीएचडी करना चाहें, तो उसके लिए स्टडी लीव ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप फॉरेन आर्मीज़ के साथ, फॉरेन आर्म फोर्सेस के साथ आप इंडिया में एक्सरसाइज करते हैं, बाहर डिप्लॉयमेंट भी हो सकता है आपका यूनाइटेड नेशंस के साथ। तो बहुत सारा मौका जो है फौज के साथ मिलता है, जो कि शायद किसी और प्रोफेशन में या किसी और तरीके से आपको मिलना असंभव होगा। जैसा कि आपने बताया कि क्या क्या अवसर मिलेंगे अगर वो इस सेना को ज्वाइन करता है तो वैसे सेना में रहते हुए अधिकारी के तौर पर अपनी सेवा देने के लिए और क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, जो गुण होने चाहिए मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं हो सकता है कि आप पहली बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपने इंटरव्यू दिया है, हो सकता है आपका क्लियर हो जाए, हो सकता है आपका क्लियर होने के बाद आप दूसरी बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप क्लियर ना हो। बट एक जो जनरल परसेप्शन है, जो एक जनरल सोच है, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो फौज में जरूरी नहीं है कि बंदा पार एक्सीलेंस होना चाहिए। हाँ, बंदा पार एक्सीलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये होना चाहिए, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, उसमें एक एम्पैथी होना चाहिए, उसमें प्रोफेशनल एडवांसमेंट का स्कोप होना चाहिए, जो इन सब चीज़ों को फौज देखती है अपने इंटरव्यू के दौरान। और वो देखती है कि इस बंदे को कितना मोल्ड किया जा सकता है। सिविल बैकग्राउंड से आ रहा है, अगर वो ट्रेनिंग 1 साल 1.5 साल का कर रहा है तो उसको मोल्ड करने के लिए मौका कम है। अगर वो 4 साल की ट्रेनिंग करने वाला है 12th के बाद और ग्रेजुएशन फौज में करेगा तो उसको मोल्ड करने का मौका ज़्यादा है। तो ये सब स्कोप में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि एंट्रीज भी आर्मी में बहुत सारी होती है। हमारे द्वीपों के जो युवा हैं उनको क्या क्या अवसर प्राप्त हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्मी में बहुत सारी एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जा सकता है। इसमें अगर एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो +2 के बाद ऑप्शन होता है जिसमें आप यूपीएससी एनडीए के रिटर्न दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप हो सकता है आपने एज ए लॉयर ग्रेजुएशन किया है तो फिर भी स्कोप है। तो एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन भी ज्वाइन कर सकता है बंदा, एक परमानेंट कमीशन होकर भी ज्वाइन कर सकता है। अगर वो चाहे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं करना चाहते हैं, 10 साल नहीं करना चाहते हैं या परमानेंट कमीशन नहीं करना चाहते हैं जिसमें 20 साल मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो बंदा टेरिटोरियल आर्मी भी ज्वाइन कर सकता है। और हमें पता होगा कि यहाँ पे हमें टेरिटोरियल आर्मी बटालियंस भी है जिसका रिक्रूटमेंट सिर्फ अंडमान निकोबार से होता है। और एज एन ऑफिसर अगर आपको लगता है कि उतनी आपको मौका नहीं मिल पाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि काबिलियत नहीं है, काबिलियत हम हर किसी में है, बट ये होता है कि कई बार हमें मौका नहीं मिल पाता, उतना हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है। तो वैसे केस में अगर वो एज ए जवान भी ज्वाइन करता है तो भी उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। टेरिटोरियल आर्मी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि उभर के आया है पिछले कुछ सालों में इस आइलैंड पे। जैसे कि आपने शैक्षिक योग्यता की बात की, कुछ और बातें की, लेकिन शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जब मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था तब ये बोला गया था
कि हाँ, शैक्षिक योग्यता तो एक जो होती है एक मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है जो कि यूपीएससी सर्विसेज गवर्नमेंट मिलकर तय करती है। लेकिन जो शारीरिक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता ऐसी होती है कि जब ट्रेनिंग में बंदा आता है, अगर उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो अगर मीट करता है और अगर उसमें वो क्वालिटी है कि प्रोफेशनल अपग्रेडेशन हो सकता है, अपने आप को बेटर बना सकता है, तो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल की ट्रेनिंग बहुत होती है उसको स्टैंडर्ड पे लाने के लिए, जिसमें कि फौज में वो आगे का काम कर सके और फौज के लायक बनाया जा सके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए थोड़ी तो ट्रेनिंग और थोड़ी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि हम किसी भी कंपटीशन, एग्जाम या टेस्ट के लिए आते हैं तो हमें तैयारी करके आना होता है, वैसे यहाँ भी तो जरूर करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेजर नीतीश, देखा जाता है आजकल के बच्चे शैक्षिक तौर पे तो बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम हो गया है। तो अगर वो शुरू से इस पर ध्यान दे तो जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो शायद उनको दिक्कत नहीं होगी। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अभी इंटरनेट है और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उसकी वजह से हमारा आकर्षण उसकी तरफ ज़्यादा जाता है, खासकर यूथ में। एंड हम शारीरिक प्रशिक्षण या फिर अपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कई बार कम तवज्जो देते हैं। ये आपका बात कहना एकदम बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा फैमिली में जो हमारा कल्चर है, जो हमारा स्कूल का कल्चर है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस लाया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आया है और कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज कंपलसरी है। और कुछ पेरेंट्स की भी प्रोबेबली ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को इस तरीके से माइंड मेकअप करें और उनको इस तरीके से मॉड्यूलेट करें कि उनको लगे कि नहीं, पढ़ाई के अलावा और बाकी इंटरनेट की फैसिलिटी के अलावा भी बाकी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और जो कि ज़रूरी है। जी, आजकल देखा जाता है कि बच्चे रात को बहुत देर से सोते हैं और सुबह बहुत देर से जगते हैं, और कहा जाता है कि जब सुबह का समय जो होता है सबसे अच्छा होता है एक्सरसाइज के लिए। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जैसे कि हमारे कल्चर में, हमारे माइथोलॉजी से जो हमने सीखा है कि ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जी, जिस समय एक इंसान अगर उठे और उस समय अगर कुछ करे तो उसे बहुत अच्छा याद रहता है, और उसके बाद अगर दिन के समय वो एक्सरसाइज करे तो उस समय उसको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है और उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो मैं उसी बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि बेहतर तो यही है कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें, क्योंकि इसकी कोई दूसरी बराबरी नहीं है। सुबह का समय सिर्फ अपना होता है, वो किसी और के लिए नहीं होता है। तो अगर कोई अपने लिए समय निकालना चाहता है, अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहता है, तो सुबह में उठना सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते, उनको लगता है कि रात में ही सब कुछ हो सकता है। तो उनके लिए एक बीच बिचाव का साधन उनको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, जिसमें उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा चलिए, हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन में से नहीं, कम से कम 2 दिन या 3 दिन मैं सुबह उठूं, और इस तरीके से मैं अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करूं कि बाकी से 3 से 4 दिन तो मैं रात में काम कर सकता हूं, लेकिन बाकी 2 से 3 दिन जो है मुझे सुबह उठ के ये काम करना है। तो उसके लिए बैलेंस एक बंदे को खुद ही बनाना पड़ेगा। जी, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आपको सेना पदक भी मिला है, इस उपलब्धि के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। सेना मेडल की उपलब्धि के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक कलेक्टिव जो मेरी टीम थी, जो मेरे ऑपरेशंस में मेरे साथ थी, वो सबका एक टीम एफर्ट था। और जो सेना मेडल मुझे जिस ऑपरेशन के लिए मिला है नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, उस ऑपरेशन में कुछ लोग भी मेरे घायल हुए थे। एक मेरे ऑफिसर थे जो वीरगति को भी प्राप्त हुए। तो कोई भी मेडल जब सेना में किसी को भी मिलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। बट बस यही था कि मैं उस समय उस टीम का लीडर था। वो एक छोटी टीम थी और उस टीम का लीडर था। तो टीम के लीडर होने के कारण एक लीडरशिप वैल्यूज़ के लिए और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे मिला। साथ में मेरे कुछ साथियों को भी मिला। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी मेडल के निर्धारण को मानते हुए किसी मानक नहीं माना जा सकता है कि मेडल ही एक मानक है कि वो अफसर या वो जवान अच्छा है या उस जवान में काबिलियत ज़्यादा है। बस यही है कि वो सही समय पे सही जगह पे था और उसकी काबिलियत, उसके जवानों का इतना टीम एफर्ट था कि उसको वो काम, वो टास्क जो फौज ने दिया था वो कर पाए। मेजर नीतीश, आप पैराशूट रेजिमेंट के भी हिस्सा रहे हैं।
इसके कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैराशूट रेजिमेंट में पैराशूट रेजिमेंट एक अनोखी और एक बहुत उम्दा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी में इन्फेंट्री में और भी बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं, सबके अपने में टास्क होते हैं। वैसे ही पैराशूट रेजिमेंट एक अनोखी होने के कारण इसका टास्क बहुत महत्व रखता है, और इसका टास्क इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि जब इस पैराशूट रेजिमेंट को कोई भी टास्क दिया जाता है तो उसके लिए नेशनल एफर्ट, नेशनल लीडरशिप के लेवल पे एफर्ट को प्लान किया जाता है और उसकी ज़रूरत पड़ती है। पैराशूट रेजिमेंट में दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक होता है स्पेशल फोर्सेज, एक होता है एयरबॉर्न। तो जब हम स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो कोई भी एक्टिविटी होती है तो एक बहुत कोवर्ट तरीके से बहुत इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होता है, जिसके बारे में बहुत प्लानिंग की जाती है और बहुत कुछ रिसोर्सेज जो है नेशनल लेवल पे भी लगते हैं। वैसे एयरबॉर्न ऑपरेशन है, आपने 1971 वॉर के बारे में पढ़ा होगा तो सुना होगा कि जो एयरबॉर्न ड्रॉप हुआ था, तंगेल ड्रॉप, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर था ऑपरेशन के लिए अपने 1971 वॉर के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज दिया था इंडियन आर्म फोर्सेस को 1971 वॉर में। तो पैराशूट रेजिमेंट अपने आप में अनोखा है और इसको एक गवर्नमेंट, एक इंडियन आर्म फोर्सेस आर्मी चीफ या चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तभी इस्तेमाल करती है, या खासकर एयरबॉर्न एलिमेंट को तभी इस्तेमाल करती है जब हमें लगता है कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है लड़ाई के दौरान। जी, आपने कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं, तो सबसे चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग आपकी कौन सी रही? मेरी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग और ज़्यादा से ज़्यादा समय फौज में नॉर्थ ईस्ट में रहा है, और मैं कहूँगा कि जो हमारा कन्वेंशनल एरिया है, या फिर मैं कहूँगा कि जो हिमालयाज़ में जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जिसको हम कॉलोकियली फौज में बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, उसका डिप्लॉयमेंट काफ़ी टफ है। आप लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुना होगा कि सियाचिन में इतने टफ होते हैं पोस्ट, एंड वहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में ही रह सकते हैं। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि हाई एल्टीट्यूड एरिया जो है सबसे टफ है, वहाँ पे अपने खुद के इन्वायरमेंटल के लिमिटेशंस है। एनिमी का जो लिमिटेशन है, एनिमी की तरफ से जो काम है या फिर उनके ऊपर जो नज़र रखना है, सर्वेलेंस करना है, वो अपने आप में दूसरी चुनौती है, बट उससे ज़्यादा चुनौती ये क्लाइमेट है, वहाँ का टेरेन है। तो मैं तो कहूँगा कि काउंटर इंसर्जेंसी के बनस्पत या किसी और एरिया के बनस्पत हाई एल्टीट्यूड टेरेन जो है काफ़ी टफ है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। अब आपके पेरेंट्स के बारे में, परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे फादर बिहार जुडिशल सर्विसेज में जज थे एंड काफ़ी टाइम हो गया उन्हें रिटायर हुए हुए। मेरी मदर एक होम मेकर है एंड मेरे एल्डर ब्रदर हैं एक जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है लॉ में, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ हैदराबाद से, एंड वो उनका अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में रन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विजिटिंग फैकल्टी हैं वो सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज के लिए, एंड ही इज़ ए प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट में। और मेरी एक यंगर सिस्टर है जो मेरे से 2 साल छोटी है, वो भी PhD है म्यूज़िक में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड अभी अब्रॉड सेटल्ड है मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ, एंड वो भी अपना संगीत में काफ़ी रुचि है उनको, और उसी में वो अपना प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कर रही हैं और इवेंट्स करती हैं। जैसे कि आपने कहा आपके पिताजी जो है लीगल सर्विस में थे, तो आप कैसे खींचे चले आए इसमें? और भी दूसरी सर्विसेज थी? एक्चुअली मेरे फादर जुडिशरी में थे, तो जाहिर सी बात है मेरे रुझान थी जुडिशरी के लिए या लीगल बैकग्राउंड के लिए, लॉयरशिप की तरह थी। बट चूंकि मैं और मेरे एल्डर ब्रदर दोनों एक साथ ही सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, तो मेरे भाई हमेशा से चाहते थे कि हम दोनों में से कोई एक फौज ज्वाइन करे तो एक फैमिली के साथ होना चाहिए। सो प्रोबेबली बैक ऑफ द माइंड ये था कि जब मैंने फौज ज्वाइन किया तो मेरे भाई नहीं चाहते थे कि वो ज्वाइन करें, और वो चाहते थे कि एटलीस्ट अगर मेरा छोटा भाई फौज में है तो मैं फैमिली के साथ रहना चाहिए। और देखिए आज प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मैं अब फौज में अपना योगदान दे रहा हूँ, फौज के साथ हूँ, तो मेरे भाई मेरे पेरेंट्स के साथ हैं। फौज में रहते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस समय? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं ये कहूँगा कि जो मैंने सोचा था कि फ़ौज ज्वाइन करने के बाद जो मुझे मौका मिलेगा वो मुझे मौका मिला है, और शायद आगे भी काफ़ी मौका मुझे मिलेगा। और मैं लोगों को ये बताऊँगा कि जब भी हम कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो हर प्रोफेशन का अपना अच्छाई, अपना कुछ खामियां होता है, तो हम उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ अच्छाई होती है, हर चीज़ अच्छा ही होता है।
बट फौज की जो अच्छाइयाँ हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक भाईचारा सीखने को मिला है, एक आपस में एक दूसरे से डील करने का मौका मिला है, गलत अच्छा सिचुएशन में एक दूसरे के साथ देने का मौका मिला है, दुनियादारी सीखने का मौका मिला है। तो ये सब बहुत बड़ी बात है जो फौज में सीखने का मौका मिला है। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई आपकी? मेरी स्कूलिंग 6 से पहले बिहार में हुई है और 6 से 12 तक मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल में हुई है भुवनेश्वर में। एंड उसके बाद मैंने यूपीएससी के थ्रू फिर मैंने एनडीए ज्वाइन किया और मेरा कॉलेज नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला है, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया। एंड फिर उसके बाद अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एंड उसके बाद फिर मैं आर्मी में कमीशन हुआ। कैसे थे पढ़ाई में आप स्कूलिंग के दौरान? स्कूलिंग के दौरान मैं कहूँगा कि मेरी पढ़ाई और मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्टैंडर्ड रही है, एबव एवरेज रही है। आई वोंट से कि बेस्ट रही है, बहुत अच्छी रही है, बट एक एबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। और अगर मैं अपने अतीत को देखता हूँ, अपने स्कूल के दिनों को देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं कभी भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था स्कूल के टाइम में। बट फौज में ज्वाइन करने के बाद, और वो भी कमीशन सर्विस होने के बाद 4 या 5 साल के बाद, मुझे लगा कि हाँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। रादर क्वालिफिकेशन नहीं कहूँगा, एक नॉलेज जी। क्योंकि फौज भी अपने ऑफिसर्स को, जवान्स को ये कहती है कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाकी प्रोफेशन में लाइक मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में या किसी और फैकल्टी में आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। मिलिट्री में भी बहुत एडवांसमेंट हो रहा है जिसके लिए नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कंसिडर करूँगा कि जो मेरा सीरियसनेस था स्कूल डेज में एकेडमिक्स को लेके, उससे ज़्यादा सीरियसनेस अभी है, एंड मैं उसके लिए अभी भी अग्रसर हूँ और वो हैबिट अभी इनकलकेट किया हुआ है मैंने, एंड आई उसको परस्यू भी करता हूँ। सेना डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। जब आपने सेना ज्वाइन किया, ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा मन में आया कि नहीं भाई, बहुत कड़ी यहाँ पे डिसिप्लिन होती है, सुबह जगना पड़ता है, कभी जी में आया कि हम छोड़ के चले जाएं? मैं ये कहूँगा कि जब मैंने अपनी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन किया था शुरुआत में, तो हाँ, मुश्किल था, कठिन था, बट चूँकि मेरा बैकग्राउंड सैनिक स्कूल से रहा है, तो कभी भी एक भी दिन मेरे दिमाग में या फिर जहन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं ये ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा या मैं यहाँ के लिए नहीं बनाऊँ और मुझे छोड़ देना चाहिए। तो प्रोबेबली वो मेंटल सेटअप ऐसा था और इस तरीके से उसको शेप किया गया था स्कूल के ट्रेनिंग के दौरान, या डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ एकेडमिक्स के दौरान, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, रजिस्ट्रार जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से थे, कि मुझे कभी भी कोई परेशानी ट्रेनिंग में इस संबंध में नहीं आया। हमारे युवाओं को बताइए कि पेशेवर करियर को चुनने का सही समय क्या होता है? आपके इस सवाल के बारे में मैं सोच विचार थोड़ा करूंगा, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम एक पेशा चुनना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे पेशा चुनना सबसे आसान है। एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन लीजिए, एक टेक्निकल डिग्री हासिल कीजिए या एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, और उसके बेसिस पे कहीं एंट्रेंस एग्जाम देके एक पेशे को ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बात करें तो 10th या 12th उसके लिए सही समय रहेगा। अगर उससे भी लेट हो जाते हैं तो ऑफकोर्स ग्रेजुएशन। बट अगर सिर्फ एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम अपना पेशा चुनने के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें एक एक्सपीरियंस देता है बचपन के समय में, तो मैं तो ये कहूँगा फिर उसकी कोई समय सीमा नहीं है। वो हो सकता है 10 साल की उम्र में कोई बंदा चाहता हो कि मैं फुटबॉलर बनूं, मैं क्रिकेटर बनूं, कोई हो सकता है 20 साल की उम्र में किसी को लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूं, उसके लिए मेरे रुझान ज़्यादा है, मैं एक डांस करना चाहता हूं, मेरे लिए उसके रुझान है, जैसे मेरे सिस्टर है वो सिंगर है। तो अगर इन सब चीज़ों को चुनना है तो उसके लिए कोई सही समय नहीं है, जितनी जल्दी चुन ले बेहतर है, क्योंकि उससे लिए एक्सपीरियंस हासिल होगा। बट अगर लेट से भी चुने, 25 साल की उम्र में चुने तो भी सही है। फौजी के लिए? फौजी के लिए मैं ये कहूँगा कि स्कोप बहुत है आर्म फोर्सेज में, बट अगर आप 12th के समय, अगर आप इसके बारे में 11th-12th के दौरान अगर आप सोचें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स में जब ट्रेनिंग 3-4 साल की होती है तो उसमें शेप करने में बंदे को अच्छा मौका मिलता है। नेवरदलेस अगर 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी आपने अगर सोचा है कि ज्वाइन करना है तो फिर भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और 1-1.5 साल के बाद आपको उस लायक बनाया जाएगा, और धीरे धीरे सर्विस में रहते हुए वो माइंड शेपअप
हो जाता है। इसी तरीके से फौज को डिज़ाइन किया गया और उसी तरीके से ट्रेनिंग करिकुलम है। बट बेटर रहेगा कि 12th के दौरान किया जाए, नहीं तो ग्रेजुएशन के समय किया जाए। और एज लिमिट भी होती है, सो इसीलिए उस एज लिमिट को इंटरनेट पे रिसर्च करके ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हर एंट्री की एज लिमिट अलग अलग होती है। टेक्निकल की अलग है, लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनकी अलग है। मेजर नीतीश, अब आपके शौक के बारे में जानना चाहेंगे, क्या शौक रखते हैं आप? मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की शौक नहीं है, बट थोड़ा सा घूमने फिरने का शौक है। मैं रीडिंग में विश्वास रखता हूँ। कोई आर्टिकल हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई बुक्स हो, वो मैं पढ़ने में विश्वास रखता हूँ और मैं वो पढ़ता भी हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बुकलेट पढ़ा हुआ है। आप पूछ रहे थे पहले कि लीगल चीज़ों में रुझान है कि नहीं, मुझे रुझान है उन चीज़ों में। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है। एंड इसके अलावा कोई भी बुक्स होता है या फिर मैगजीन्स होता है वो मैं पढ़ता हूँ। मोस्टली मैंने धीरे धीरे स्विच किया है जिसमें मिलिट्री नॉलेज के बारे में, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जिसमें इन्फॉर्मेशन हो, उसके लिए धीरे धीरे मेरी रुझान ज़्यादा बढ़ी है। बट अदरवाइज़ मैं कोई भी किताब पढ़ना चाहता हूँ जो भी मुझे लगता है कि अच्छा हो। वैसे सेना में रहते हुए बहुत बिजी रहते हैं हमारे जवान, तो ऐसे में आप अपने शौक के लिए कैसे समय को कैसे मैनेज करते हैं? फ़ौज एक बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है और फ़ौज जिस तरीके से ट्रेन करती है अपने ट्रेनिंग एकेडमीज़ में अपने ऑफिसर्स को, जवान्स को, मेंटल इमोशनल लेवल पे भी और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ट्रेन करती है। और बंदे को इस तरीके से ट्रेनिंग मिलता है कि अगर वो करना चाहे तो वो अपने लिए समय निकाल लेगा। चाहे हो सकता है आपको सुबह में 5 बजे उठना पड़े, फौज के ट्रेनिंग है, फौज की करिकुलर के हिसाब से। हो सकता है कभी नाइट में आपकी कोई एक्टिविटीज़ हो, कोई ट्रेनिंग हो, तो आपको रात में देर से भी सोना पड़े। बट 7 के 7 दिन, महीने के 30 दिन या साल के 365 दिन ऐसा नहीं होता है। तो वैसे केस में बहुत सारे ऐसा मौका मिलता है जिसमें बंदा समय निकाल सकता है अपने लिए, अपनी हॉबीज़ को कर सकता है, अपने परिवार के लिए योगदान दे सकता है, सोसाइटी के लिए कर सकता है। तो समय निकालने वाले के ऊपर है, समय निकाला जा सकता है। और फौज में बहुत सारे लोग हैं जो समय निकालते हैं और बहुत कुछ करते हैं। क्योंकि आजकल अक्सर लोगों से सुना जाता है, उनके शौक रहते हैं लेकिन कहा जाता है कि समय नहीं मिलता। उनको आपकी क्या सलाह होगी? मेरी ये सलाह होगी कि शायद काम 20 हो, 30 हो, 50 हो, हजारों अनगिनत काम हो, हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। हर चीज़ को खुद से नहीं किया जा सकता है, हर चीज़ को दूसरे के ऊपर भी नहीं डाला जा सकता है। तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ हमें खुद करना है। एज ए मिलिट्री लीडर हमें कौन सा चीज़ खुद करना है, कौन सी चीज़ हमें दूसरे की मदद से करनी है, कौन सी चीज़ किसी दूसरे से करवानी है, और कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके आपको अपने खुद के लिए करना है। क्योंकि मोमेंट हम अगर कोई चीज़ अपने खुद के लिए करते हैं उससे हमारा पर्सनल अपग्रेडेशन तो होता ही है, साथ में प्रोफेशनल अपग्रेडेशन भी होता है। तो हम उस चीज़ को, फौज को एक एडवांटेज के रूप में फौज को दोबारा दे सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं। जी, अब अंत में हमारे जो युवा हैं जो सेना में रहकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जितने भी मेरा युवा दोस्त हैं अंडमान निकोबार के, मैं उनको ये कहूँगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड के हैं, यहाँ के डोमिसाइल हैं और यहाँ के हम लोकल हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ जो अंडमान निकोबार के हैं, जैसे कि मैंने बताया टेरिटोरियल आर्मी के हैं। कुछ ऑफिसर्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो अंडमान निकोबार के, यहाँ के पोर्ट ब्लेयर के रहने वाले हैं। तो युवा को मैं यही कहना चाहूँगा कि डिफेंस सर्विसेज एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छा तरीका है। डिफेंस सर्विसेज एक प्रोफेशन नहीं है, एक करियर ही नहीं है, ये एक कल्चर है, ये एक वे ऑफ लाइफ है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को अफेक्ट करेगी, दोनों चीज़ों को बेहतर बनाएगी। और अगर आप फौज ज्वाइन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत चीज़ों का मौका मिलेगा। लेकिन अगर फौज ज्वाइन नहीं भी करते आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, किसी और फील्ड में या किसी और चीज़ में आप ज्वाइन करते हैं, तो आप अपने लिए अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा और अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, और फाइनली अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए भी अच्छा होगा। अंडमान आकर आपको कैसा लग रहा है? तो ये सवाल आपने शुरुआत में भी पूछा था, अब दोबारा भी पूछा, तो जाहिर सी बात है ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर अंडमान निकोबार का ये चैनल है। तो मैं एक बार दोबारा बताऊंगा कि अंडमान निकोबार
की जो शांति है और जो आबो हवा है और यहाँ की माहौल में जो एकता है, अलग अलग फेथ के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। कोई बंगाली है, कोई झारखंड से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई पंजाब से है, अलग अलग जगह के लोग हैं। बट कभी भी आप बाहर जाएंगे, किसी से मिलेंगे, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी और जगह पे हैं। मैं कहूँगा कि ये इसको मिनी इंडिया का अगर संज्ञा दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर प्रांत के हर तरह के लोग हैं, हर कल्चर को लेके लोग हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड अगर सिर्फ पोर्ट ब्लेयर माने तो पोर्ट ब्लेयर इसका सिर्फ एक हिस्सा है। अगर नॉर्थ में हम जाएं, हम इसके साउथ में जाएं, कार निकोबार जाएं, नीचे ग्रेट निकोबार आइलैंड तक जाएं, तो हमें बहुत कुछ देखने को मौका मिलेगा। और सब कुछ समूह के रूप में मानते हुए अगर हम अब इसके ऊपर सोचेंगे तो हमें लगेगा कि इस आइलैंड में हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हमें मेनलैंड में मिलता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसकी लिमिटेशन है, बट जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड में और जिस तरीके से फोकस है हमारी कंट्री का, आने वाले कुछ दशकों में ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। एंड प्रोबेबली इसकी इकोनॉमी अपने जो मेगा पोर्ट्स है, मेगा सिटीज़ हैं इंडिया में, उससे भी हो सकता है उसकी बराबरी करे या उससे बेहतर हो। तो मेजर नीतीश कुमार, आज आप कार्यक्रम में आए। आज से हमारी जो बातचीत हुई है अभी, हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों ने ज़रूर देखा होगा और जो हमारे युवा दर्शक हैं उनको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और वो आगे आएंगे, बढ़ चढ़कर सेना में अपनी सेवाएं देंगे और हमारे द्वीप समूह का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। आज आप कार्यक्रम में आए, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। तो दर्शकों, एक मुलाकात क्रम में आज आपने बातचीत सुनी मेजर नीतीश कुमार के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।